गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम द्विदलीय प्रणाली के दोष के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने द्विदलीय प्रणाली क्या होती है, किन देशों में है और उसके क्या गुण हैं, इस पे हमने चर्चा की थी। द्विदलीय प्रणाली के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। 1. बहुमत दल की तानाशाही। द्विदलीय प्रणाली वाले शासन में बहुमत दल सरकार बनाता है और उसे यह विश्वास रहता है कि निश्चित अवधि से पूर्व उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। इसलिए वह मनमानी करता है और विरोधी दल की तनिक भी परवाह नहीं करता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है स्टूडेंट्स कि निश्चित अवधि के लिए जो सरकार बनाई जाती है वह शासन में बहुमत प्राप्त होती है और बहुमत प्राप्त होने के कारण उसको ये विश्वास होता है कि मुझे कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, उसे भी हटाया जा सकता है और उसे विरोधी दल की भी बात सुननी चाहिए और उस पर मनन भी करना चाहिए। तो ये एक प्रमुख दोष माना जाता है। सेकंड, मतदाताओं के लिए चयन की कम स्वतंत्रता। इस प्रणाली में मतदाताओं के लिए चयन का क्षेत्र बहुत संकीर्ण हो जाता है। मतदाताओं को केवल 2 दलों से ही चयन करना पड़ता है, चाहे वे दोनों ही दलों को पसंद ना करते हों। इससे कभी कभी मतदाता राजनीति से उदासीन हो जाते हैं। यदि 2 से अधिक दल हों तो उसकी स्वतंत्रता अधिक हो जाती है। स्टूडेंट, जहाँ बहुत सारे दल होते हैं उन लोकतांत्रिक देशों में जब हम चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपनी पसंद का दल चुनते हैं तो हमें सिलेक्शन करने में काफ़ी अच्छा ठीक महसूस होता है। लेकिन जब 2 ही दल हैं तो उनमें से एक को चुनना होता है, तो मतदाता का जो रुझान है वह चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा नहीं होकर के एक उदासीनता वाला रूप हमारे को उसमें दिखाई देता है। थर्ड है, विविध हितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। जहाँ 2 दल हैं और जहाँ 2 दल की व्यवस्था को अपनाया है वहाँ विभिन्न हितों और अन्य वर्गों में को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। और जहाँ अनेक दल होते हैं वह विविध वर्गों एवं हितों को आसानी से प्रतिनिधित्व मिल जाता है। फोर्थ है, विधायिका की शक्तियों का ह्रास होना या समाप्त होना। स्टूडेंट, ये एक गहन विषय है कि अगर किसी विधायिका की शक्ति का ह्रास होता है या समाप्त होता है तो उसके क्या कारण रहते हैं। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपके लिए बहुत आवश्यक है जानना। जहाँ द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका की शक्ति अनवरत रूप से बढ़ती जाती है और विधायिका की शक्तियों का ह्रास होता है, समाप्त होने लगती है, अपने बहुमत के नशे में चूर सरकार मनमाने कानून बनाती है और यदि विधायिका उसका समर्थन ना करे तो प्रधानमंत्री की सलाह से उसे भंग किया जा सकता है। तो ऐसे में स्टूडेंट, जहाँ कार्यपालिका की शक्ति बढ़े और उसको कोई रोकने वाला ना हो तो विधायिका की शक्ति अपने आप ही खत्म होती जाती है। तो उस स्थिति में जो मतदाता है या जो व्यक्ति है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए द्विदलीय प्रथा में पाए जाने वाले दृढ़ दलीय अनुशासन के कारण
मंत्रिमंडल की तानाशाही की धारणा का प्रचलन हुआ। ब्रिटिश प्रणाली के बारे में रैमजे म्योर ने लिखा है, मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। और इनकी बात स्टूडेंट बहुत सटीक है कि मंत्रिमंडल यदि तानाशाह बन जाएगा तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वह अवरुद्ध हो जाएगी, और उसके अवरुद्ध होने से जो संसद के साथ उसका व्यवहार है, जो शक्ति और सम्मान है, वो नेचुरल है, कम हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है द्विदलीय प्रणाली का। फिफ्थ है, राष्ट्र दो विरोधी गुटों में पड़ जाता है। जहाँ जहाँ द्विदलीय व्यवस्था वाले देश हैं वहाँ विचारधारा के आधार पर दो गुटों में देश विभाजित हो जाते हैं। राष्ट्र का ऐसा विभाजन एक भयंकर राजनीतिक प्रवृत्ति मानी जाती चाहिए। 6 पॉइंट है नकारात्मक मतदान। इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को केवल 2 उम्मीदवारों में से एक को चुनने का अवसर मिलता है। यह भी संभव है कि मतदाता इन दोनों में से किसी को पसंद करे। ऐसी दशा में मतदाता उस व्यक्ति के विरुद्ध मतदान करता है जिसको किसी कारणवश नहीं जानता। इस प्रकार उसमें मतदान नकारात्मक हो जाता है। 7th पॉइंट है विभिन्न दृष्टिकोण का समावेश न होना। स्टूडेंट, जो लोग राज्य में केवल 2 दल चाहते हैं वे ये भूल जाते हैं कि 2 राजनीतिक दल नागरिकों के विभिन्न दृष्टिकोण को समाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए अनेक दल होना आवश्यक है, क्योंकि हर नागरिक का अपना एक व्यक्तित्व है, अस्तित्व है और उसकी अपनी एक विचारधारा है। तो वह और लोगों से कैसे समानता रख पाएगा, यह एक सोचनीय प्रश्न चिन्ह है। 8th पॉइंट है कठोर दलीय अनुशासन। दल का अनुशासन इतना कड़ा होता है कि यदि सदस्य दल के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत न भी हो तो भी उन्हें दल के आदेशों का पालन करना होता है। इसके कारण सदस्यों के व्यक्तित्व को धक्का लगता है। तो स्टूडेंट, जहाँ दल का अनुशासन कड़ा होगा, जहाँ सदस्यों के दृष्टिकोण डिफरेंट होंगे, जहाँ आदेशों का पालन करना असंभव सा होगा, तो ऐसे में सदस्यों के व्यक्तित्व को जो ठेस पहुंचती है, जो धक्का लगता है, वो भी एक प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे सामने आता है। द्विदलीय प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय प्रथा सुविधाजनक रहती है। ब्रिटेन में आज तक राजनीतिक अस्थिरता एवं शून्यता पैदा नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ बहुमत वाला दल सरकार बनाता है और अल्पमत वाला दल विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों का ज्ञान प्राप्त करता है। जहाँ कई बार भारत के राज्यों में सरकार बनाना कठिन हो गया, वहाँ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गए।
प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, संसदीय शासन एक सुनियमित दलीय द्विदलीय पद्धति द्वारा ही सबसे अधिक सफल हो जाता है। फाइनर इसे बहुत अच्छे शब्दों में बताते हैं, जिस देश में द्विदलीय पद्धति होगी वहाँ के लोग कर्तव्यपरायण और सुखी होंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही।